गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज सुभाषिनी सिंह। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी अ बायोमोलिक्यूल। पिछले जितने भी लेक्चर्स थे वो हमने सेल द यूनिट चैप्टर के कवर अप किए थे। उनको जितनी भी क्लियरिटी से हमने कवर अप किया हुआ है, कोशिश करेंगे कि बायोमोलिक्यूल को और भी अच्छे तरीके से कवर करें। अगर आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है पिछले चैप्टर को लेकर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल, बहुत आसानी से ही आपको चैप्टर समझ में आने वाला है फॉर श्योर। देखते हैं ज़रा बायोमोलिक्यूल में। देखिए, होता क्या है बायोमोलिक्यूल, एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा, इस चैप्टर को थोड़ा-सा समझेंगे तो क्या होगा, आपकी जितनी भी क्वेरीज़ है ना, वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को लेकर वो क्लियर हो जाएँगी। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी बच्चे को 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर करना है, तो बायोमोलिक्यूल पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको बायोमोलिक्यूल अच्छी तरह आता है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जितने भी क्वेश्चन्स हैं, आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आप देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एक बेसिक फॉर्मेट है। कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है। जितने भी पॉइंट हैं वो एनसीईआरटी के कवर अप किए गए हैं फॉर श्योर। और पूरी कोशिश की गई है कि बियॉन्ड अगर कुछ और भी है तो उसको भी कवर अप किया जाए, ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल में। इनिशियली इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक बात दिमाग में समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना इस पूरी अर्थ पे, वो बिना केमिकल कंपोजिशन के बने ही नहीं है। पहली बात तो ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फीवर आ रहा है ना, या फिर आपको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप मेडिसिन लोगे। अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि आज डॉक्टर ने 2 चपाती खाने के लिए बोला है, दाल पीने के लिए बोला है और आज आपका बुखार सही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। अब डॉक्टर आपको मेडिसिन दे क्यों रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, वो इम्बैलेंस हुआ है। और जो बाहर से जो केमिकल मिलेगा, वो क्या करेगा, उस बॉडी के केमिकल बैलेंस को क्या करने करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ताकि आपका जो लेवल है टेम्परेचर का वो लेवल पे आ सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बेसिक सी बात समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कोई ना कोई बायोमोलिक्यूल कॉम्पोजिशन जरूर होती होगी, है ना। तो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल। जितने भी बायोमोलिक्यूल है ना, उनसे मिलकर अगर देखा जाए तो हमारे सेल ऑर्गेनल बन रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बहुत सारे प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, एंजाइम्स प्रॉपर्टी नजर आ रही हैं। तो एक्चुअली उसके पीछे रोल किसका है, बायोमोलिक्यूल का ही तो रोल है वहां पर। तो बायोमोलिक्यूल से मिलकर सेल ऑर्गेनल बने हैं, सेल ऑर्गेनल से सेल्स बना है, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, देन ऑर्गेनिज्म बना है और स्पीशीज सो ऑन जो आप कह सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पॉपुलेशन बनती हुई नजर आ रही है। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी नजर आ रही है आपको, और कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अलावा बायोम्स या लैंडस्केप। बायोम्स को आप बहुत इलेबोरेट तरीके से पढ़ोगे इन द चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। पहले ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब क्या किया है, एनसीईआरटी अपडेट हुई है ना, तो बहुत सारे टॉपिक को क्या कर दिया, कट कर दिया गया है। उनमें से एक ये भी है, लेकिन स्टिल आपको बायोम्स पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बायोम्स और लैंडस्केप बोलते हैं। अच्छा, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपने देखा होगा ना, घरों में है ना पेंटिंग्स लगी होती थी पहले, बहुत सुंदर सुंदर। तो उसमें एक तरफ से झरना भी बह रहा है, नदी भी जा रही है वहां से, वहाँ पे जितने भी झोपड़ी बना के लोग भी रह रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रेम में वो सारी चीजें मिल जाती थी। सनलाइट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो एक्चुअली वो इंडिकेट क्या कर रहा है, वो डाइवर्सिटी को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स वो लैंडस्केप जो होता है वो आपके बायोम को इंडिकेट कर रहा है ना। तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, बायोम बोल रहे हैं या लैंडस्केप बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बायोस्फेयर या इकोस्फेयर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब बायोस्फेयर इकोस्फेयर में भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप एटमॉस्फेयर की बात कर लेंगे बायोस्फेयर में, लैंड की बात कर लेंगे यहाँ पर, और एक्वाटिक फॉर्म की भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लैंड, ठीक है, एक्वाटिक सिस्टम, एंड आफ्टर दैट एटमॉस्फेरिक, सो ऑन।
तो आपको एक बेसिक फॉर्मेट ये समझ में आ गया। ये आपको जिंदगी भर तक दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि आज आपने चैप्टर खत्म किया उसके बाद आप भूल गए, नहीं। ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने ही पड़ेंगे। अब ये पर्टिकुलर एक जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर को लिंक भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को लिंक करेगा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, हमें स्किप नहीं करने यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब हम बायोमोलिक्यूल में चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। एक्चुअली हम एंटर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन एस्पेक्ट कहते हैं ना, क्वेश्चन की डिमांड या क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं जरा यहाँ पे बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल के अंदर हम जो इसकी बात करेंगे ना, वो ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है ना। वहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, वो ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड वाले होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात तो देखो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ही आएंगे इसमें, लेकिन जब हम बायोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो बायो का मतलब होता है लिविंग, मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड की बात कर रहा है। तो बायोमोलिक्यूल क्या करेंगे, हम लिविंग एस्पेक्ट के अंदर किसी लिविंग एस्पेक्ट के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल है एक तरीके से, ठीक है ना। अब बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल को दो तरीके से फर्दर डिवाइड किया गया है। इट गोइंग टू बी अ माइक्रोबायोमोलिक्यूल एंड मैक्रोबायोमोलिक्यूल। ओके, तो माइक्रोबायोमोलिक्यूल और मैक्रोबायोमोलिक्यूल को पहचानेंगे कैसे आप? बहुत आसान है। आप बायोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर वेट देखकर पहचानेंगे आप। अगर माइक्रोबायोमोलिक्यूल की बात हो रही है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा ना, वो 18 डाल्टन से 800 डाल्टन के बीच में होगा, मतलब 1000 से नीचे होना चाहिए बिल्कुल। तो वो क्या होगा, वो माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। अगर मैक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मोर देन 10,000 डाल्टन है मॉलिक्यूलर वेट, तो आप किसकी बात करेंगे यहाँ पे, मैक्रोमोलिक्यूल की बात करेंगे। अब एक चीज और दिमाग में रखिएगा, जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, उनसे मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल बने एक तरीके से। तो आप है ना, इतना दिमाग में याद रखिएगा, मोनोमरिक यूनिट से क्या बना है यहाँ पे, पॉलीमेरिक फॉर्म बना हुआ है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। अब देखेंगे जरा एग्जाम्पल में, यहाँ पे आप देख रहे हैं अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड से मिलकर बना है प्रोटीन, और प्रोटीन क्या हो गया आपका, मैक्रोबायोमोलिक्यूल हो गया। अब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ऑल है बेटा, है ना। तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड से मिलकर लिपिड की कंपोजिशन हुई है। अब मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है आपका पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड भी क्या हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, काइटिन हो सकता है, सो ऑन। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आपको दिमाग में रखने, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है पॉलीसेक्राइड। अच्छा, यहाँ पे जो सेक्राइड वर्ड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, शुगर। क्या होगा, शुगर। तो यहाँ पर मोनोसेक्राइड यानी कि वन शुगर की बात कर रहा है, पॉलीसेक्राइड यानी कि यहाँ पर बहुत सारी शुगर्स की बात कर रहा है, ठीक है, उससे मिलकर बना हुआ है ये। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों को मिलाकर क्या बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड बना है। तो न्यूक्लिक एसिड भी आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, तो दोनों में एक चीज का तो डिफरेंस होता है, दैट इज गोइंग टू बी अ फॉस्फेट ग्रुप। किसका डिफरेंस होगा, फॉस्फेट ग्रुप। अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ाएंगे ना, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड, इससे मिलकर बना है न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए आरएनए इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बात तो हो गई हमारे बेसिक कंसेप्ट्स की। अब जरा है ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, बायोमोलिक्यूल में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और उसमें बताया गया है रिएक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेट क्या होते हैं यहाँ पर। तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट था क्या, एक्सपेरिमेंट ये था, किसी भी किसी भी यहाँ पे लिविंग सेल को लिया गया। किसको गया, लिविंग सेल को लिया गया, ठीक है। तो लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू को लिया गया, प्लस उसके अंदर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को क्या किया गया, मिलाया गया। तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को क्या किया गया, यहां मिलाया गया, ठीक। अब जरा दिमाग में रखिएगा, लिविंग सेल प्लस ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को यहाँ पे मिलाया गया और उसको
पेस्टल एंड मोर्टल से क्या किया गया, यहाँ पे ग्राइंड किया गया। ठीक है, पेस्टल एंड मोर्टल से उसको ग्राइंड किया गया। तो ग्राइंड करने के बाद हमको क्या मिले, हमको दो तरीके के यहाँ पे फिल्ट्रेट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब फ्रैक्शंस देखने को मिल रहे हैं, सॉरी। तो फ्रैक्शंस क्या होंगे यहाँ पर, एक तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन देखने को मिलता है और दूसरा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को देखने को मिलता है। जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या किया, लिविंग सेल लिया। अभी लिविंग सेल कुछ भी हो सकता है। लिविंग सेल यहाँ पर एनिमल लिविंग सेल्स भी हो सकता है, प्लांट लिविंग सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या किया हमने दो तरीके के यहाँ पे फ्रैक्शंस देखने को मिले हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें क्या करते हैं, इस तरीके से समझने के लिए ये बना लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये दोनों को डाला, इन दोनों का सोल्यूशन डाला, तो ये जो ऊपर बचे रह गए, ये हमारे क्या कहलाए गए, रिएक्टेंट। ये क्या कहलाए गए, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट कहलाए गए। और जो रिएक्टेंट होते हैं ना, वो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, ये एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। और जो एसिड इनसॉल्युबल होगा ना बेटा, वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड, फॉर एग्जांपल उसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो एसिड सॉल्युबल हो, एसिड इनसॉल्युबल होगा रिएक्टेंट आपके। तो पहला फ्रैक्शन तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको मिला, ये नीचे आपको जो देखने को मिला, ये मिला फिल्ट्रेट। क्या देखने को मिला, ये फिल्ट्रेट। तो जो फिल्ट्रेट था ना आपका, वो कैसा था, वो एसिड सॉल्युबल था। क्या था, एसिड सॉल्युबल था। ठीक है, एक्चुअली आज थोड़ा बोर्ड का दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बोर्ड हिल रहा है, इस वजह से मुझे इस डायरेक्शन में आकर पढ़ाना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, हम उसको सही कर लेंगे। कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिविंग सेल प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शंस ये दोनों लिए, और उसके बाद हमने देखे दो फ्रैक्शंस मिले हमको। एक फ्रैक्शन तो हमें ये मिला और एक फ्रैक्शन ये मिला। तो रिएक्टेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल, मतलब ये छनकर नीचे नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, समझते हैं एक और बार। तो हमने जब क्या किया, लिविंग सेल और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को पेस्टल और मोर्टल में, आपने देखा होगा ना चाइनीज लोग कैसे करते हैं, वो ऐसे घिसते हैं, है ना, ऐसे पीसते हैं। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिविंग सेल को इस तरीके से पीसा। पीसने के बाद हमने चीज क्लॉथ आपने देखा होगा ना, जनरली ये आपको बहुत सारी स्वीट्स की शॉप पे देखने को मिलता है। वो चीज क्लॉथ से क्या करते हैं, अपनी मिठाई वगैरह को कवर करके रखते हैं, और पनीर वगैरह का भी बनाने का इस्तेमाल उसी से करते हैं। तो आपने चीज क्लॉथ लिया, तो चीज क्लॉथ में आपने देखा जो फंसा रह गया वो रिएक्टेंट है, और जो बाहर निकल गया वो फिल्ट्रेट है। ठीक है ना, और जो फिल्ट्रेट हुआ वैसे वो क्या हो गया, वो एसिड सॉल्युबल हो गया, और ये क्या हो गया, एसिड इनसॉल्युबल हो गए। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज भूलनी नहीं है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। अरे भैया वो रह गया ना, रिएक्टेंट यानी कि क्या है, बचा हुआ रिएक्टेंट, वो बचा हो गया, रह गया, और फिल्ट्रेट क्या हो गया, वो छन गया। इतना क्लियर है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये वाला कंसेप्ट एक दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जरा आगे क्या देखते हैं इसमें, समझते हैं जरा। ठीक है, आगे हम बात करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड की। ठीक है, अमाइनो एसिड से भी एक पहले एक कंसेप्ट है, वो जरा समझ लेते हैं। तो उसमें अमाइनो एसिड से पहले एक कंसेप्ट आपका दे रखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया जाता है, अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ड्राई वेट निकालते हैं। एक्चुअली ड्राई वेट यानी कि उसमें से पानी पूरा निकाल लेते हैं, तो जो बचा रह जाता है वो इनऑर्गेनिक होता है, वो एशेस की फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड की, तो समझते हैं जरा अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, समझेंगे जरा। यहां पर आपको ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूट होते हैं मीथेन के। किसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट क्यों है वो हम जरा डिस्कस करेंगे उसको भी। पहले आप अमाइनो एसिड को है ना, जरा उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिएगा। अमाइनो एसिड में सेंटर पोजीशन पे आपको कार्बन देखने को मिलेगा, और कार्बन से अटैच आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा। इट गोइंग टू बी अ कार्बोक्सी ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सी ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है, और NH3
या NH2 आप कह लीजिए यहाँ पर। तो ये क्या है आपका अमाइनो ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, ठीक है ना। अब इनसे एक क्या होगा, R ग्रुप लगा होगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप लगा होगा। R एक फंक्शनल ग्रुप है ना। यहाँ पे R की जगह कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, CH2O हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो अल्काइल ग्रुप है R, तो R की जगह यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ सकता है। अब कार्बन के ऊपर ही लगा होता है एक हाइड्रोजन। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी जो चीजें हैं आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, तो आप दिमाग में रखिएगा, किसी कार्बन से अगर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं ना, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ना वो कायरल कंपाउंड कहे जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये कायरल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो कायरल कंपाउंड आपके क्या होते हैं, जब चारों फंक्शनल, जब चारों ग्रुप जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं ना, तो वो कायरल कंपाउंड कहे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो कार्बन दे रखा है ना बीच में, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्यों है, क्योंकि इससे एक अमाइनो एसिड, एक बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पर एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दोनों ही आयनिक ग्रुप है। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा ग्रुप बोल रहे हैं। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर अमाइनो एसिड जो होते हैं वो चारों ग्रुप जो होंगे ना वो अलग अलग होंगे। एक कार्बोक्सी ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, और R एक एल्काइल ग्रुप है। अब R की जगह बेटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर H हो सकता है। अगर H लगा है यहाँ पे R की जगह, तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा, ये ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन से भी जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होती है। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्यों है, देखिए जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब R की जगह भी अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा, तो एक तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हो गई, पहला पॉइंट। और दूसरा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। कैसी होगी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव होता क्या है, समझिएगा जरा। अगर कार्बन से चारों जो ग्रुप हैं वो अलग अलग जुड़े होते, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी ग्रुप, जैसे कि ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये कैसे हो गया ग्रुप, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप हो गया। अगर दो यहाँ पर ग्रुप भी सेम मिल गए, तो वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन जो होता है ये सिंपलेस्ट है, प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप है। अब यहां पर अगर हम बात करें, R की जगह CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मीथेन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एलेनिन। क्या हो गया ये, चलिए यही लिख देते हैं, एलेनिन, ठीक है, ये एलेनिन हो गया। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पर CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये सेरिन हो गया। क्या हो गया, ये सेरिन ग्रुप हो गया। ये आपके तीनों जो आपके एग्जाम्पल मैंने बताए, ये कोई मैंने हवा में नहीं बताए। ये एग्जाम्पल्स जो है ना आपके, वो एनसीईआरटी में दे रखे हुए हैं, ये वही वाले एग्जाम्पल यहाँ पे कवर अप किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कितने एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, देखिए अमीनो एसिड तो वैसे बहुत होते हैं, लेकिन एसेंशियल जो होते हैं ना वो 20 होते हैं। तो 20 के 20 आपको हम याद करवाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से याद करवाएंगे, ट्रिक से याद करवाएंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा जरा, अमाइनो एसिड के बारे में क्या जाना आज आपने। कार्बन कंपाउंड होता है, उससे चारों अगर ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग जुड़े होते हैं, तो वो भाई क्या है, यहाँ पे अमाइनो एसिड को इंडिकेट कर रहा है। और ऐसा कार्बन कायरल कंपाउंड कहा जाएगा, जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, जो R ग्रुप होता है, ये जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, और इससे कुछ भी जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन, मीथेन, CH2OH, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। अब जैसे R ग्रुप चेंज होता है ना, फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है ना, पूरा अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाएगा। कहा ये R ग्रुप लगने से ग्लाइसिन था कि नहीं था, कहा ये R ग्रुप पे H लगने से ग्लाइसिन था, लेकिन जैसे ही हमने H ग्रुप हटाया, CH3 लगा दिया, ये एलेनिन बन गया। उसी तरीके से CH3 को हटाएंगे, CH2OH लगा देंगे, तो ये सेरिन हो जाएगा। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड आपको दिमाग में रखना है। अब अमाइनो एसिड मीथेन का सब्स्टिट्यूट क्यों है, जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं, याद रखिएगा, ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। क्यों हो रहे हैं सब्स्टिट्यूट मीथेन के, समझेंगे जरा। कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन,
दिखाई दे रहा है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? CH4O तो होता है ना। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर चारों पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप तो अटैच है ही है ही। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूट बोला गया है किसका? मीथेन का। तो सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन होते हैं तो ये मीथेन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को, तो समझते हैं जरा। पहले हमने क्या देखा? बायोमोलिक्यूल से सेल ऑर्गेनिज्म है ना, सेल ऑर्गेन से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म, और फिर उसके बाद स्पीशीज बोल लीजिए आप। ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से आपका क्या बना यहाँ पर? इकोसिस्टम से बायोम बना या लैंडस्केप बना। आफ्टर दैट इकोस्फेयर या बायोस्फेयर बना। बायोस्फेयर को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3। तो पहला एक्वाटिक, लैंड एंड एटमॉस्फेयर, इसको मिलाकर आप क्या बोल रहे हैं? बायोस्फेयर। ठीक है ना। तो बायोस्फेयर में क्या हो रहा है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो रह रहे हैं, इसलिए इसको बायोस्फेयर बोल रहे हैं। बायो मीन्स लिविंग, स्फेयर मतलब वो घेरा जहां पे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। ठीक है ना। तो बायोस्फेयर या इकोस्फेयर। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि बायोमोलिक्यूल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल जो थे वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा थे उनका मॉलिक्यूलर वेट, और जो माइक्रोमोलिक्यूल थे उनका कितना था? 18 से 800 डाल्टन के बीच में था। ठीक है ना। फिर हमने ये देखा था अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, लिपिड कैसे बना था? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बना था। न्यूक्लिक एसिड कैसे बना था? न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ था। पॉलीसैकेराइड कैसे बना हुआ था? मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ था। सो ऑन, हमने ये सारी बेसिक बातें की वहां पर। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखा। लिविंग सेल प्लस ट्राइक्लोरो एसिड, एसिटिक एसिड को पेस्टल और मोटल के थ्रू हमने क्या किया? एक पेस्ट बना लिया, और उस पेस्ट को हमने क्या किया? चीज क्लॉथ, यानी कि जो कपड़ा होता है चीज क्लॉथ, उसमें छाना। छानने के बाद हमने क्या किया? हमको दो फ्रैक्शन मिले, एक तो रिएक्टेंट मिला और दूसरा क्या मिला हमको? फिल्ट्रेट मिला। रिएक्टेंट जो होते हैं वो एसिड इंसॉल्युबल होते हैं, और जो फिल्ट्रेट होते हैं वो एसिड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें दिमाग में रखिएगा। उसके बाद फिर हमने अमाइनो एसिड कवर किया। अमाइनो एसिड में हमने देखा कायरल कंपाउंड, यानी कि ये जो कार्बन है ये एक्चुअली कायरल कंपाउंड कहा जाएगा, अल्फा कायरल कंपाउंड कहा जाएगा। यहाँ पे जो चारों ग्रुप होंगे वो अलग अलग होंगे। आर जो ग्रुप होता है वो इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि यहाँ पर अगर एक आर ग्रुप की वजह से क्या होता है? पूरा अमीनो एसिड चेंज होता हुआ नजर आता है। ठीक है ना। तो समझेंगे जरा, यहाँ पर कार्बोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो एसिड लगा है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर अल्फा कायरल कंपाउंड कहा गया है इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों पोजीशन पे आयनिक कंपाउंड नजर आ रहे हैं आपको, है ना। इसलिए हमने इसको क्या बोला? अल्फा कायरल कंपाउंड बोला। अगर हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन होगा, ये अमीनो एसिड, ग्लाइसिन अमीनो एसिड होगी। और CH3 है तो एलिनिन होगी, और अगर CH2OH है तो सेरेनिन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड की। अब अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक हो सकती है, एसिडिक हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कंसेप्ट अपने क्लियर रखिएगा, कोशिश कीजिएगा शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ने की। ठीक है ना। बहुत ज्यादा जब हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो पढ़ने का बहुत मन नहीं करता है। आप अपने नोट्स को इस तरीके से प्लान कीजिएगा कंसाइज फॉर्म में कि आपको कम कम लिखने में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएं। इस तरीके से आप पढ़िएगा। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।